आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। आखिर हैं क्या दोनों दोनों एक जैसे हैं या कोई डिफरेंस है? जनरली यदि हम देखें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरली जैसे एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं तो जनरली इसको एक सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची के रूप में इनका हम देखते हैं यूज किया जाता है जनरली। लेकिन एक्चुअल में हम देखें दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक नहीं है। अब जनरली इसका मीनिंग क्या है? यदि हम सबसे पहले एक उपनिवेशवाद पर बात करें, उपनिवेशवाद को लेकर जब हम देखते हैं जनरली आखिरकार ये वर्ड कहाँ से आता है और कौन से कंट्री के द्वारा इसका सबसे पहले यूज किया जाता है, फर्स्ट यूज किस कंट्री के द्वारा किया जाता है? यदि हम देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कौन से, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं यानी कि पूंजीवादी देशों के द्वारा, ठीक है ना। और किन देशों पर किया जाता है? जो थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया के देश हैं। कौन से तीसरी दुनिया के देश हैं? एशिया है, अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका। तो जनरली यदि हम देखें तो इस तरह से जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर ही कैपिटलिस्ट कंट्री ने इस प्रोसेस को अप्लाई किया है। कौन सा प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। यदि हम देखते हैं जनरली होता क्या है इसमें, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में, तो इसमें जनरली हम देखते हैं ऐसा भी हो सकता है लैंड को कैप्चर किया जा सकता है और अपने इम्पेरियलिज्म उसका एक्सेशन की हम बात कर सकते हैं, विस्तार किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में जब हम देखते हैं कि हमने सर्कल बनाया है और एक इस साइड में सर्कल है, फर्स्ट और सेकंड दो सर्कल हमने बने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सर्कल है वो शो कर रहा है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं या पावरफुल कंट्री की हम बात करें, जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री हैं, और ये किस पर रूल करेंगे? जो वीक कंट्री की हम बात करें, कमज़ोर देश हैं या फिर पुअर कंट्री हैं, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है इसमें, इनका अपना एक टारगेट होता है, अपना हम कह सकते हैं एम होता है। एम क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? उपनिवेशवाद में क्या होता है कि एक डेवलप कंट्री किसी भी ऐसे पुअर कंट्री पर जो उससे कमज़ोर है, जो अपने जो देश है उसका सिस्टम प्रॉपर नहीं चला पाता, तो ऐसी कंट्री की तलाश की जाती है, सर्च किया जाता है। और जनरली हम देखें ऐसा जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उपनिवेशवाद में, वो क्या है? लाभ कमाना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मेन इसका मोटिव होता है, मेन एम होता है। और इसी के साथ में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व, उसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ में हम देखते हैं प्रॉफिट मेन उसका टारगेट है, लेकिन पावर को भी एक्सेस करना है, शक्ति भी बढ़ाना उसका टारगेट रहता है। और रिलीजन की हम बात करें या प्रोपगेंडा, ठीक है ना, इस तरह की सिचुएशन जनरेट की जाती है। और फिर इसी के साथ में एक्सप्लॉइट करना, यानी कि उसको शोषण उसका होता है कंट्री का। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखें ऐसा किस बेस पर वो कर पाते हैं, जो डेवलप कंट्री हैं या पावरफुल जो कंट्री हैं, वो किस तरह से उनको अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर किस तरह से उन पर रूल कर पाते हैं। या तो हम कह सकते हैं मिलिटेंसी की हम बात कर सकते हैं, या तो सैनिक तरीके से, सैनिक बल के, ठीक है ना, मिलिटेंसी पावर के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमिक कह सकते हैं, आर्थिक लालच भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस फिर क्या करते हैं, वो फिर उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है ना कहीं पर उनका कुछ एम होता है, एम को बेस बनाया जाता है और एम के माध्यम से ही उद्देश्य के उनका अपना एक जो होता है उसके बेस पर ही सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन यदि हम देखें, यदि हम कहें कि उपनिवेशवाद की एक तरीके से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। यदि हम देखें जो कॉलोनियलिज्म की हम बात कर रहे हैं उसको 3 टाइप में हमने देखते हैं, 3 टाइप में उसको हम समझेंगे ताकि हम उसको और भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। जनरली यदि हम देखें, जैसे हमने बात की है कि एक कोई भी, ठीक है ना, एक कंट्री हो सकता है पावरफुल कंट्री, या बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं जो अदर कंट्री जो वीकर कंट्री हैं या जो पुअर कंट्री हैं, ठीक है ना,
वो क्या करते हैं, उनको या तो लैंड को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे हम कह सकते हैं टोटली वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। जो पुअर कंट्री होते हैं उसके पूरा ही यानी कि पूरा ही जो एक सिस्टम है। लेकिन स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी हमारे सामने, जैसे नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका भी गुलाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया भी गुलाम रहा है। न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री जो हम देख रहे हैं सारे, ऐसा नहीं कह सकते कि, हालांकि एट प्रेजेंट में हम देखें अमेरिका सुपर पावर की कैटेगरी में उसको हम काउंट करते हैं, और जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है ना, सारे ही डेवलप कंट्री है एट प्रेजेंट में, लेकिन ये सारे देश गुलाम रहे हैं। लेकिन गुलाम के साथ साथ में हम देखें ऐसी जो एक कैपिटलिस्ट जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो, और इसमें स्पेशली हम कह सकते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपीय महाद्वीप के बहुत सारे देश, जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे देशों पर राज किया, या उनको कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं अपने सेना के, उनकी सेना जो स्ट्रॉन्ग होती थी उसके माध्यम से, और फिर धीरे धीरे उनको एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया। तो इस तरह से इसी के साथ में हम देखेंगे, एक तो हमने एग्जाम्पल कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने वो क्या है, जब कोई पावरफुल कंट्री यानी कि कोई भी ऐसा विकसित देश, ठीक है ना, वो क्या करता है अपने से कम, यानी कि जैसे हम बात करें पावरफुल कंट्री, और इसी के साथ में जो सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं जो पुअर कंट्री है, ठीक है ना, वो क्या करता है वहाँ पर अस्थायी रूप से जा कर के बस जाता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो क्या करता है फिर उसके जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, उन पर अपना या उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट इन फॉरेन सॉइल। इसका मतलब यही है कि अस्थायी रूप में किसी भी ऐसे लोकेशन पर या किसी भी ऐसे कंट्री में, ठीक है ना, डेवलप कंट्री के द्वारा जो वीकर कंट्री है या पुअर कंट्री है उन ऐसे कंट्री में जा कर के, ठीक है ना, अस्थायी रूप से बस जाना। और ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका ऐसा एग्जाम्पल है जो साउथ अफ्रीका भी गुलाम रहा है, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे फिर हम देखते हैं, फिर एक थर्ड नंबर पर हमारे पास एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो पावरफुल जो कंट्री हैं वो क्या करते हैं, उपनिवेश ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई भी देश हो सकता है या देश का कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है, कोई ऐसा एरिया, ठीक है ना, वो क्या करते हैं आर्थिक शोषण से जो है मनी को, ठीक है ना, यानी कि वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, और उसके साथ साथ में ऐसा जो मेट्रोपॉलिटन की हम बात करें, कोई ऐसा शहर भी हो सकता है, ठीक है ना, या कोई ऐसा स्पेशल एरिया भी हो सकता है जिसमें वो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसमें जाना है। और यदि हम देखें जैसे ब्रिटेन ने, ठीक है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ही एक पावरफुल कंट्री, और ब्रिटेन ने जैसे हम देखते हैं भारत पर कब्जा किया, तो इस कंट्री में ये जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं फिर जैसे ब्रिटेन ने क्या किया भारत पर स्टार्टिंग में उसने क्या करते हैं, कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, वो पॉलिसी है उपनिवेशवाद की ही। और उपनिवेशवाद में हम देखते हैं ब्रिटेन ने बहुत सारी ऐसी जो हम देखते हैं जो मुग़ल एम्परर की हम देखते हैं, मुग़ल साम्राज्य उस टाइम पर है, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, वो भारत में आते हैं और पूरे भारत को कैप्चर नहीं करते हैं, पूरे भारत में ट्रेड नहीं करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, एक छोटी सी एक कॉलोनी जो हम देख रहे हैं, एक छोटा सा सर्कल, इस बड़े से सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, यानी कि इंडिया के एक छोटे से कॉलोनी में, ठीक है ना, यानी कि कॉलोनी एक इस्टेब्लिश की उन्होंने, और उनका टारगेट क्या है, ओनली ट्रेड। लेकिन ट्रेड के साथ साथ में ऐसा नहीं कि एक स्पेशल मोटिव ही है, धीरे धीरे वो जो मेन मोटिव है उनका ट्रेड के साथ में वो डिप्लोमेसी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन की हम बात करें, ऑपरेस करना, उत्पीड़न करना, तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत का शोषण भी किया है और उसका उत्पीड़न भी किया है। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है। लेकिन यदि हम देखें जो कॉलोनियलिज्म की हम बात कर रहे हैं, उपनिवेशवाद यदि हम देखें प्लासी वार के बाद उसको 3 टाइप्स में हम देख सकते हैं। 1857 से लेकर फिर यदि हम बात करें 1813 तक, और फिर 1813 टू 1858, और 1858 के बाद हम देखते हैं आज़ादी तक का, ठीक है ना। तो सारा जो एक सिस्टम है
1857 के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। उपनिवेशवाद 1757 तक तो हम देखते हैं कि ठीक है किस तरह का सिचुएशन है, लेकिन 1858 के बाद इसका जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इम्पेरियलिज्म में। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उपनिवेशों यानी कि जो उपनिवेश है, जो डेवलप कंट्री हैं, वो अदर कंट्री में अपने जो हम कह सकते हैं कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है, ऐसा क्यों करते हैं? जनरली यदि हम देखें, ऐसा करने का भी उनका एक मेन मोटिव होता है और कुछ प्रॉफिट भी है। जनरली यदि हम देखें, इसमें एक हमने बात की है ट्रिपल जी पॉलिसी है क्या। और इसी के साथ में हम देखें जो रॉ मटेरियल की हम बात करें, कच्चे माल की प्राप्ति, ठीक है ना, और जो डिमांड है, फिर जो हम कह सकते हैं नई जो वस्तुएं हैं उनका ज्ञान। लेकिन ट्रिपल जी को सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ट्रिपल जी है क्या। जनरली यदि हम देखें ट्रिपल जी को, जैसे हमने बात करें, फर्स्ट में हम देखते हैं गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। जनरली यदि हम देखें जितने भी जो पावरफुल कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो पावरफुल कंट्री होता है, और यदि हम देखें इसकी स्टार्टिंग को लेकर यदि हम देखें काफ़ी पहले 16वीं सेंचुरी में यदि हम देखते हैं भारत में, और उससे पहले भी इस तरह का एक सिचुएशन बनी है। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था? गोल्ड को कलेक्शन, यानी कि गोल्ड कलेक्शन, सोने को इकट्ठा करना है। और इसी के साथ में इससे क्या फ़ायदा होगा? ट्रिपल जो पॉलिसी को लेकर हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल जी पॉलिसी, उसमें क्या है? गोल्ड, ठीक है ना, सोना इकट्ठा करना है। और सोने के साथ साथ में उन्हें क्या फ़ायदा होगा? उनकी हम कह सकते हैं ग्लोरी, उन्हें यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, यानी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, दबदबा होगा। और इसके साथ में गॉड, यानी कि वो इस माध्यम से कॉलोनी जो इस्टेब्लिश की है उन्होंने, इसके माध्यम से वो एक बेनिफिट और भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं गॉड यानी कि धर्म का एक प्रचार की हम बात करें, या एक प्रोपगेंडा। धीरे धीरे वो पूरे ही अदर जो अंदर कंट्री हैं उनमें धीरे धीरे वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और भी जो जिस कंडीशन में है, ठीक है ना, उस कंडीशन से और भी ऊपर उठ सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं, जैसे हम इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, इंडिया से वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल के क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर बहुत सारा जो न्यू प्रोडक्ट वो लॉन्च करते थे या बनाते थे। उसके बाद फिर वो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, जो भी उनके अपने प्राइस होते थे, फिर वो धीरे धीरे उसको सेल करते थे, बेचते थे, और फिर उससे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती थी तो उसके आधार पर वो उसको ज़्यादा कॉस्टली भी कर देते थे। वो सारी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन बना सकते थे वो। और इसी के साथ में हम देखते हैं और क्यों इस तरह का सिचुएशन बनती चली गई। न्यू हम कह सकते हैं नई वस्तुओं का ज्ञान हुआ उन्हें। जैसे हम देखते हैं आखिर नई वस्तुएं किस तरह से उन्हें मिल पाती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें, या हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। जैसे हम देखते हैं जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को लेकर हम बात करें, जैसे स्पाइसेस को लेकर भारत में, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि बहुत सारी और ऐसी वस्तुएं जो हमारे कंट्री में नहीं हैं। और पोटैटो की हम बात करें या टम्बाकू की हम बात करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में हम देखें शुगर, कॉफ़ी, और इसके साथ में जो राइस, ऐसे बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हम कह सकते हैं तो इस तरह के जो एफ़र्ट्स उनके द्वारा किए गए, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत सारे कंट्री में वो कॉलोनिज्म के साथ साथ में फिर उसका धीरे धीरे जो नेचर है वो चेंज भी हो जाता है। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा इम्पेरियलिज्म ही है। और उसमें हम देखें आखिर साम्राज्यवाद को लेकर हम जब बात करते हैं, और इससे पहले हमने बात की है कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद है क्या, उसको तो हमने क्लियर किया है। लेकिन अब हम देखते हैं इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पावरफुल कंट्री किसी अदर कंट्री में, ठीक है ना, उसको क्या करता है? पूरी तरह से उसको कैप्चर कर लेता है और अपने शासन का विस्तार करता है, या हम कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ गवर्नेंस।
तो इस तरह का एक सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। लेकिन यदि हम देखें इम्पेरियलिज्म जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग हम देखें 19th सेंचुरी से स्टार्टिंग हो जाती है, और 19th सेंचुरी में हम देखते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है ना, इससे इसकी स्टार्टिंग होती है इम्पेरियलिज्म की। और उसके बाद फिर हम यूरोप के साथ साथ में यूएसए की हम बात करें या फिर यूएसएसआर की बात करते हैं, सोवियत संघ, फिर चाइना, तो इन्होंने क्या किया हम देखते हैं अपना एक डोमिनेंस की हम बात करें और एक जो इम्पैक्ट था, एक प्रभाव था, ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने इम्पेरियलिज्म का जो एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो पूरे ही हम देखते हैं बहुत सारे जो अदर कंट्री हैं उनमें अप्लाई किया जो इन कंट्री से काफ़ी कमज़ोर कंट्री थे, यानी कि कमज़ोर देश रहे। तो हम देखते हैं फिर उसके साथ साथ में जनरली इम्पेरियलिज्म में होता क्या है, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, जैसे पुअर कोई कंट्री है उसको कोई भी कौन अपने अंडर में ले सकता है, या ऐसा हुआ भी है, और उसको फिर बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं जो पावरफुल कंट्री है वो किसी ऐसे वीकर कंट्री या पुअर कंट्री में जाएगा तो फिर क्या करेगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है ना, और इंटेलेक्चुअल की हम बात करें बौद्धिक सत्ता, ठीक है ना, वो हम कह सकते हैं अभी तक क्या था, अभी तक ट्रेड पर्पज़ के माध्यम से अपना बेनिफिट को देखा जा रहा था। लेकिन जब इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट अप्लाई होता है किसी भी पुअर कंट्री में तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना, और इसी के साथ में हम कह सकते हैं सोशल और भी बहुत सारे चेंजेज हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ में हम देखें ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, पॉलिटिकल चेंज भी कर दिया, इकोनॉमिक चेंज भी किया, तो ऐसा पॉसिबल हुआ हम कह सकते हैं सैनिक बल, उसने क्या किया अपने मिलिट्री फोर्स के माध्यम से या कोई अदर रिसोर्स के माध्यम से, ठीक है ना, डिप्लोमेसी को लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेसी में क्या होता है, डिप्लोमेसी के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, साम दाम दंड भेद, ठीक है ना, या तो कॉम्पैक्ट समझौता कर लो, या फिर उसको खरीद लो, कुछ लालच दो, या फिर फूट डालो, शासन करो, ठीक है ना, या फिर ऐसा करो कि युद्ध के माध्यम से भी यदि पॉसिबल हो पाए अटैक करो उस पर। तो ऐसा हुआ भी है भारत में भी, अंग्रेज़ों ने, हम देखते हैं बहुत सारे जो हम चाहे हम प्लासी वार में देखें या फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो बक्सर का युद्ध हम देखते हैं, उसके बाद कैसे धीरे धीरे सिस्टम बदल जाता है और पूरी तरह से ही इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर ले जाता है, और फिर हम देखते हैं साउथ इंडिया को भी धीरे धीरे इस तरह से ही कैप्चर किया जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे हमने एक सर्कल भी इसमें बनाए गए हैं, जैसे पावरफुल कंट्री एक सर्कल है हमारा, और उसके साथ में जो पुअर कंट्री है उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोटेशन भी करते हैं, और इसी के साथ में एक डिपेंडेंसी भी बन जाती है, फिर धीरे धीरे जब एक्सप्लोटेशन करते हैं, ठीक है ना, जो हम क्या ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पुअर कंट्री होते हैं वो डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसी कंडीशन वो जनरेट कर देते हैं कि अब डिपेंडेंसी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पुअर कंट्री के पास। और इसी के साथ में हम कह सकते हैं दबदबा, यानी कि उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करना ही उनके लिए सब कुछ दिखने लग जाता है। लेकिन जो पावरफुल कंट्री है वो ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ होता है, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि राजनीतिक सत्ता उनके मिल जाती है, इकोनॉमिक अथॉरिटी, इकोनॉमिक सिस्टम को वो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, किस तरह के बदलाव करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम भारत को भी रख सकते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल जो अथॉरिटी है उसको सारा कुछ चेंज किया, और धीरे धीरे हम देखते हैं जो पावरफुल कंट्री थे या जैसे ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन ने भारत में क्या किया, सत्ता का अपना विस्तार भी किया। और ऐसा कैसे पॉसिबल कर पाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी इंटरफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो मिलिटेंसी पावर थी, लीडरशिप, डिप्लोमेसी, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारा कुछ चेंज किया। और एग्जाम्पल के रूप में हम देखें 1850 के बाद धीरे धीरे जो सिचुएशन बनी वो कैसे बनी, इम्पेरियलिज्म वाली सिचुएशन बनती है 1850 के बाद, या हम कह सकते हैं जो प्लासी वार के बाद बहुत सारे चेंज आते हैं, प्लासी वार, उसके बाद फिर बक्सर वॉर है, और उसके बाद हम देखते हैं फिर सारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम देखते हैं। वैसे तो 1858 में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम कर रही थी वो
अपने तरीके से, ठीक है ना, उसको स्टॉप कर दिया था। और फिर 1858 में आकर के 1858 में जब हम बात करते हैं, फिर महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसके द्वारा सारे डायरेक्शन या जो भी काम किए जाते हैं उसके माध्यम से ही किए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा यहाँ ये भी है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि उपनिवेशवाद, जो ब्रिटेन है या यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हम बात करें, बहुत सारे जो कंट्री हैं वो भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्हें इस तरह का इन्वायरमेंट कैसे मिल पाया। हमने दिया उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट कि वो इंडिया में आकर के ट्रेड के साथ साथ में इम्पेरियलिज्म का कंसेप्ट भी यहाँ जनरेट करें। इस तरह की सिचुएशन बनी। यदि हम कहें कि जो इस तरह की जो सर्कमस्टांसिस की हम बात करते हैं, परिस्थितियाँ बनती रही, क्योंकि हम आपस में ही जो हम कह सकते हैं जो इंटरनल डिस्प्यूट है हमारे, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं अंदर के, आंतरिक रूप से जो विवाद, ऐसी परिस्थितियाँ बनती रही, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया ब्रिटेन ने, ठीक है ना। और फिर उनका जो एक अपना कंसेप्ट भी था उनका, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, और इस तरह का जो सिचुएशन बनती रही तो उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। तो दोस्तों, आज हमने इम्पेरियलिज्म को भी कंप्लीट किया और इसके साथ में इससे पहले हमने जो उपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, उसको हमने कंप्लीट किया है। और यदि इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।